अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स को, राइट। और इसके अंदर लास्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स कौन सी होती हैं, और इसके अंदर आपकी जो कॉमन डिजीजेस जो आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं आपकी बुक में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टिक अल्सर को, कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, और इसकी ड्रग्स को, यानी कि इसको इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है पेप्टिक अल्सर की, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर जो मेन ड्रग्स थी, क्लासिफिकेशन थी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग एक एक करके उसकी ड्रग को एक्सप्लेनेशन उसकी स्टार्ट करेंगे, राइट। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स क्या थी, उसकी कॉमन डिजीजेस के अंदर हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ा था, उसके कौन सी वजूहात होती हैं, कौन से अलामात होते हैं, और फिर कौन सी ड्रग्स उसके ऊपर काम करती हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे मैदे के अंदर वो कौन कौन सी जगह हैं जिनको अगर हम लोग स्टॉप कर दें तो फिर हम लोग पेप्टिक अल्सर का इलाज कर सकते हैं, राइट। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, राइट, ताकि आप लोगों को आज की जो ड्रग्स हैं वो आसानी से समझ आ सकें। हम लोगों ने पढ़ा ये था कि हमारे मैदे की जो दीवारें होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उसके ऊपर पैराइटल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये पैराइटल सेल्स के ऊपर हो क्या रहा है, आप लोग ये तो हमारे पैराइटल सेल्स पे मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स, या फिर आप कहते हो गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे गैस्ट्रिन आके बाइंड करता है। अब अगर हमारे हिस्टामीन रिसेप्टर पर H2 रिसेप्टर के ऊपर अगर हिस्टामीन आकर बाइंड कर जाएगा, तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है एक प्रोटीन काइनेज एंजाइम को, ठीक है, एक एंजाइम को जो कि काइनेज है, प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन काइनेज को वो एक्टिवेट कर देगा। और ये जो एक प्रोटीन काइनेज है, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये स्टार्ट कर देता है प्रोटॉन पंप को चलाना, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को मैदे के अंदर भेजना, हाइड्रोजन आयन को यानी कि प्रोटॉन को, और पोटाशियम को मैदे से बाहर भेजना, ठीक हो गया। और फिर क्या होगा कि जब हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी प्रोटॉन्स की या हाइड्रोजन आयंस की। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये क्या करेगा, मैदे के अंदर आके सीएल, मैदे के अंदर मौजूद क्लोराइड आयंस के साथ मिलकर HCl बनाता है, और HCl यानी कि जो मीन एसिड है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो कॉज हाइपर एसिडिटी यानी कि तेजाबियत को बढ़ा देगा और पेप्टिक अल्सर होगा, यानी कि मैदे में जख्म हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर तो हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ले लें, यानी कि इस रिसेप्टर को ही अगर हम लोग ब्लॉक कर देते हैं तो हम लोग पेप्टिक अल्सर का इलाज कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करें कि इस प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन अंदर आए नहीं ताकि वो Cl के साथ मिलके HCl ना बनाए, और जो पोटाशियम है वो बाहर ना जाए, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने कहा या तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लें, या फिर हम लोग ले लें जी हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक हो गया। या फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर तो पेप्टिक अल्सर की वजह जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एच पाइलोरी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एंटी माइक्रोबियल्स, राइट। और या फिर हम लोग क्या करेंगे जी, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स लेते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देता है और हमारी मैदे की दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। या फिर हम लोग एंटासिड्स ले लेते हैं जो कि एसिड की कंसंट्रेशन को इन एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, जाइल कर देती है। या फिर हम लोग म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स लेते हैं, और ये एजेंट्स भी क्या करते हैं, हमारी मैदे की दीवारों को हिफाजत पहुंचाते हैं, ठीक हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं, और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं, और उसमें सिमेटिडिन का क्या काम होता है, राइट। जैसे कि आप लोगों की बुक के अंदर एंटी माइक्रोबियल जो है मेट्रोनिडाजोल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन आप लोग जानते हो कि अगर आपको ड्रग आती है, मेट्रोनिडाजोल आती है, या एंटी माइक्रोबियल ड्रग की एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसका इंट्रोडक्शन भी लिखोगे, फार्माकोकाइनेटिक्स भी, फार्माकोडायनामिक्स भी, और थेरापेटिक यूजेस भी। आप लोग ये चारों के चारों हेडिंग्स बनाओगे, और इसके अंदर जो चीज़ आप लोगों को याद है आप लोग वो चीज़ इसके अंदर लिखोगे, राइट। अब मेट्रोनिडाजोल है, हम लोगों को ये चीज आइडिया है कि इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज टू रिमूव H पाइलोरी फ्रॉम द बॉडी। H पाइलोरी क्या है, H पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो मीन बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आप लोग कहते हो उस बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम लोग मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करें। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें
तो कहते हैं एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी एंड टेकन ओरली एंड इंट्रावीनसली, हम लोग इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं और हम लोग इसको ओरली भी दे ले सकते हैं, ठीक है। और ये जीआईटी के थ्रू बहुत अच्छे से जज्ब हो जाती है। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हाईली, यानी कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत अच्छे से बॉडी में फैल जाती है। मेटाबोलाइज की बात करें तो ये लीवर के जरिए मेटाबोलाइज हो जाती है, यानी कि अपनी हालत को तब्दील करना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना। और उसके बाद हम लोग कहते हैं एलिमिनेटेड थ्रो यूरिन, यूरिन के जरिए ये 60 to 80% एक्सक्रीट होती है, और फीसिस यानी वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए ये सिर्फ 6 से 15% जो है वो वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं मेट्रोनिडाजोल इरेडिकेट, इरेडिकेट यानी कि रिमूव कर देना, ये रिमूव कर देती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, रिजल्ट्स इन हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि वो बैक्टीरिया, वो जो कीड़ा था जो हमारे मैदे में जख्म बना रहा था, ये उसको इरेडिकेट कर देती है, निकाल बाहर करती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाता है। अच्छा, एच पाइलोरी बजाते खुद क्या है? एच पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम है। माइक्रो एरोफिलिक क्या होता है? यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स एनवायरनमेंट कंटेनिंग लोअर लेवल्स ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको एक ऐसा माहौल चाहिए जहां पर कम लेवल हो किसका, डाइऑक्सीजन का, ठीक हो गया, यानी कि 2 to 10% ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वहां पर। अब हम लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, इसको मोस्टली यूज्ड इन ट्रिपल थेरेपी विद पीपीआई एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि जब हम लोग इसको पेप्टिक अल्सर के लिए के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसको ट्रिपल यानी कि तीन मेडिसिन को इकट्ठे लेते हैं, और उसके अंदर कौन सी होती है? एक तो मेट्रोनिडाजोल आ गई, एक इसके अंदर पीपीआई आ जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन यानी कि एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों का एंटी माइक्रोबियल के बारे में मीन तमाम तरह हेडिंग्स लिखकर आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हो, वेल एंड गुड, जबरदस्त हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लोग इसके बारे में, अब हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं H2 हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, तो आप लोग कहते हो हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को आप लोग H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का नाम भी देते हो, राइट। आप लोग इसको H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का नाम भी देते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो आप लोगों के बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन है वो है जी स्मीटिडीन की। स्मीटिडीन जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये स्मीटिडीन जो है ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पहली ड्रग थी, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की, जो कि इजाद की गई थी। लेकिन चूंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स की जो प्रोफाइल, एडवर्स इफेक्ट्स की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बनिस्बत दूसरे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के, और इसके ड्रग से ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन भी इसके ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसको कम इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत दूसरे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के, ठीक हो गया। वैसे जो H2 ये स्मेटिडीन है, इट वाज द फर्स्ट H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, ठीक हो गया। और अगर हम लोग इसको लेने की बात करें तो कहा यह जाता है कि स्मेटिडीन को अमूमन दिन के पहले पहले खाने के बाद लिया जाता है, ठीक हो गया। या फिर आप लोग सॉरी बिफोर बिफोर योर मील, आप लोग पहले खाने से पहले लेते हो, यानी कि सुबह के नाश्ते से पहले ले लोगे, या फिर आप लोग शाम के खाने से पहले लेते हो इसको, ठीक हो गया। इसको हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ताकि ये हमारे मैदे के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर दे। अब ये कम कैसे करते हैं, इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। Smitidine block the histamine to bind with H2 receptors, ये काम क्या कर रहा है? ये ब्लॉक कर देता है हिस्टामीन को कि वो H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे, ठीक हो गया। और अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि H2 रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, H2 रिसेप्टर। अच्छा, अगर हम लोग इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं इसको ओरली लिया जा सकता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से ये फैल जाता है, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन के जरिए ये बाहर मीन बॉडी से बाहर चला जाता है, और इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इसके बारे में और लिखना चाहें तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो तकरीबन इसको लेने से 30 से 90 मिनट तक ये अपना काम कर दिखाना शुरू करता है। लेकिन इसका ये फायदा होता है कि ये इफेक्ट जो होता है सेवरल ऑर्स के लिए रहता है इसका इफेक्ट, ठीक हो गया। इतना लिख दे तो भी बेस्ट हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हैं, यानी कि वो काम जो कि हमारी ड्रग हमारी बॉडी पे करती है, उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया पहले पहले। तो आप कहते हो द हिस्टामीन
यानी कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और है क्या सिमिटिडिन, एक्ट सेलेक्टिवली ऑन H2 रिसेप्टर्स ऑन द स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक पर मौजूद H2 रिसेप्टर्स पर सिलेक्टिवली यानी कि सिर्फ मखसूस तौर पर सिर्फ ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे काम करेगी। और हिस्टामिन रिसेप्टर कौन सा, H2 रिसेप्टर पर ये काम करती है, और क्या कर रही है, ये ब्लॉक कर देती है हिस्टामिन को कि उसके ऊपर जाके बाइंड ना करें। अच्छा, रिसेप्टर्स इन द स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड अदर साइट्स, और दूसरी साइट्स पर जहाँ पे सिर्फ H2 रिसेप्टर मौजूद है, बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन द H1 रिसेप्टर, लेकिन इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होता H1 रिसेप्टर पर, यानी कि हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पे। They are competitive antagonists of histamine and are fully reversible। ये मीन बहुत अच्छे से competitively antagonist यानी कि competition लगाकर ये हिस्टामिन के साथ competition लगाती है और उसके असर को ये उलट कर देती है, खुद बाइंड हो जाती है और फिर हिस्टामिन को काम नहीं करने देती। एंड आर फुली रिवर्सिबल, और उसके असर को मीन अच्छा, और इसके साथ साथ क्या होता है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि इफेक्ट अगर मीन ड्रग खत्म तो इफेक्ट खत्म, और दोबारा से अपने मीन वही काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इसको फिगर के जरिए देखें तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यही डायग्राम इसमें बना सकते हो, और इसके अंदर ये चीज आप मेंशन नहीं करो, सिर्फ इस चीज को मेंशन करो कि हिस्टामिन बाइंडेड विद हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर है, ये बाइंड करता है तो ये प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव होगा तो प्रोटॉन पंप एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा तो हाइड्रोजन आइंस अंदर आएंगे, हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ बाइंड करेंगे और HCl बनेगा, HCl की मिकदार बढ़ी तो हाइपर एसिडिटी, और ये पैप्टिक अल्सर में तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हम लोगों ने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ले लेना है जो कि हमारे यहाँ पे रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया, ये ब्लॉक हो जाएगा तो आगे मीन प्रोसेस चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया, तो आप लोग इस चीज को बना सकते हो अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने लिख लिया, अब हम उसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में लिखेंगे। दैट इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि मैदे में जो जख्म होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ ड्यूडेनल अल्सर यानी कि आंत में जो जख्म होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इट इज टिपिकली गिवन एज एन आईवी इन्फ्यूजन, इसको आमतौर पर दिया जाता है आईवी इन्फ्यूजन यानी कि ड्रिप की सूरत में, टू मैनेज एक्यूट स्ट्रेस अल्सर। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर क्या होता है कि जब पेशेंट जो है इमरजेंसी वार्ड में होता है, आईसीयू में हो, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में है या फिर एचडीयू में है, तो उस टाइम पर क्या होगा, पेशेंट जो होता है वो स्ट्रेस में होता है, जिसकी वजह से उसकी एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है और अल्सर के चांसेस होते हैं, यानी कि मीन खतरा होता है। तो उस टाइम पर इसको दिया जाता है आईवी इन्फ्यूजन की सूरत में, इसको जो है सिमेटिडिन दिया जाता है। ठीक हो गया, उस अल्सर का हम लोग एक्यूट स्ट्रेस अल्सर का नाम देते हैं। फिर आ जाता है जी सिमेटिडिन इज यूज टू मैनेज एंड प्रिवेंट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड हार्ट बर्न। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग जर्ड में भी इस्तेमाल करते हैं और हार्ट बर्न में भी इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, डायरिया और मस्कुलर पेन। राइट, आज का लेक्चर यहीं तक कही। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।